सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मोदाओ के ऑर्डर मानकर तियांशिन डिसेबल पर हमला करने लग गया था। वो उन्हें बुरी तरीके से पीटने लगा, जिससे उन सभी ने शियाओ को अपने ट्रेजर सौंप दिए थे। उन ट्रेजर में जेड स्क्रिप्चर मौजूद था, जिससे वांग फैमिली का वांग चान वहां आया, पर शियाओ ने उसे भी खूब पीटा। उसके पास से उसे जेड स्क्रिप्चर का दूसरा टुकड़ा मिला, जिससे ये स्क्रिप्चर पूर्ण हो चुका था। शियाओ ने वांगशी के मना करने के बावजूद भी वो जेड स्क्रिप्चर एल्डर को सौंप दिया था, पर एल्डर काउंसिल में मोदाओ को पकड़ लिया गया था। उन्हें शक था कि वो नेदरवर्ल्ड का जासूस है, जिससे वो उसकी आत्मा चेक करने लगे, पर लॉर्ड इटर्नल ने उसकी आत्मा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जिससे उसकी सोल नष्ट होने लगी। पर शियाओ ने उसे बचा लिया था। तियांशिन एकेडमी के ग्रेट एल्डर तियान जेन भी वहां गए थे, जिन्होंने शियाओ से अकेले में बात की। अब दिखाया जाता है कि वांगशी के लैंड के बाहर सभी लोग मौजूद थे। वांगशी का रूम चारों तरफ एनर्जी से घिरा हुआ था। वांग कबीले के सारे डिसेबल चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे यंग मिस को जल्दी से आजाद करो, क्योंकि शियाओ ने ही ये प्रोटेक्शन बैरियर बनाया था, जिससे अंदर कोई भी जा नहीं पा रहा था। शियाओ नहीं चाहता था कि कोई उन्हें परेशान करे, इसीलिए उसने मोदाओ को वहां पहरेदारी के लिए छोड़ दिया था। सभी वांग कबीले के डिसेबल को लग रहा था कि शियाओ अकेले में वांगशी के साथ कोई गलत हरकत कर रहा है, इसीलिए सभी सोच रहे थे कि हमें कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम अंदर जा सके। वांगशी की सर्वेंट ने वहां वांग कबीले के एल्डर को बुला लिया था। वो कहते हैं कि तुमने हमें इतनी जल्दबाजी में यहाँ बुलाया, आखिर हुआ क्या है? वो सर्वेंट कहती है कि उस बेटर सर्वेंट ने यंग मिस को एक गुफा में फंसा लिया है और वो किसी को अंदर जाने नहीं दे रहा, और कह रहा है कि वो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रणाम करने जा रहे हैं। पर हेवन का आशीर्वाद तो केवल तभी लिया जाता है जब कोई शादी करे, इसीलिए मुझे लगता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, और उसने गुफा को भी सील कर दिया। मैंने अंदर जाने की भी कोशिश की, पर मैं नाकामयाब रही। उस एल्डर को वहाँ पहरेदारी करता हुआ मोदाओ दिखाई देता है। बियान यू भी वहाँ जाती है। वो बोली कि सिस्टर वांगशी ने खुद अपना जीवन साथी चुना है, तो तुम सभी आखिर चिंता क्यों कर रहे हो? पर इससे एल्डर को और ज्यादा गुस्सा आया, और वो अपने डिसेबल के साथ मोदाओ के पास आकर कहता है कि हमारी यंग मिस का विवाह पहले से ही तय हो चुका है। फिर आखिर एक बेटर सर्वेंट ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है? बेहतर होगा कि तुम इस फॉर्मेशन को हटा लो। तभी अंदर से शियाओ की आवाज आती है। वो बोला कि यहाँ कौन इतना शोर मचा रहा है? मोदाओ, इन लोगों को जल्दी से भगा दो, ये मेरे मजे में खलन उत्पन्न कर रहे हैं। इससे उस एल्डर को भी गुस्सा आता है, और वो अपने साथी डिसेबल को इस फॉर्मेशन को खत्म करने के ऑर्डर देता है। वो सभी एक साथ अपनी एनर्जी से उस फॉर्मेशन के ऊपर हमला करते हैं, पर मोदाओ अपने पाम अटैक को एक्टिवेट कर लेता है। उसका ये सिंगल पाम अटैक इतना फियर्स था कि वो सभी डिसेबल के अटैक को रोककर उन्हें जोर से हिट करता है, जिससे वो नीचे जा गिरते हैं। एल्डर बोलता है कि बेटर सर्वेंट, तुमने हमारे वांग कबीले का और डायमंड ब्रेसलेट पहना हुआ है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो जबकि तुम्हारा जीवन हमारी गुलामी करना है। शियाओ की आवाज आई। वो बोला कि गधे, कौन तुम्हारा गुलाम है? अगर तुम ऐसी बकवास करते रहे तो मैं तुम्हारी पूरी वांग फैमिली को खत्म कर दूंगा। एल्डर को गुस्सा आया कि अगर तुम विद्रोह करना चाहते हो तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और वो इमोर्टल एनर्जी सोर्स से मोदाओ पर हमला करता है। पर मोदाओ अपनी फिनिक्स पावर से उन स्वॉर्ड अटैक को आसानी से रोक लेता है, और उन पर वो लगातार हमले करने लगा, जिससे बचने के लिए उन्हें अपने एनर्जी बैरियर को एक्टिवेट करना पड़ा था। मोदाओ बोलता है कि एल्डर, तुम्हारा इमोर्टल ऑरा असलियत में कुछ भी नहीं है, बल्कि मरे हुए लोगों की हड्डियों से निकला हुआ घमंड है। फिर भी तुम यहाँ ऐसी दिखावा करना चाहते हो। एल्डर एक जेट को बाहर निकालता है, जिससे एंडलेस जेट अटैक होने लगे, और वो स्वॉर्ड एक ड्रैगन में बदल जाती है। वो ड्रैगन मोदाओ से कहता है कि यंग मैन, तुम्हारा टैलेंट काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जल्दी से आगे आओ और अपने अपराध को स्वीकार करो। हो सकता है कि मैं तुम पर दया दिखा सकता हूँ। सभी डिसेबल कहते हैं कि यह वास्तव में वांग फैमिली के 9 ड्रैगन स्वॉर्ड क्यू में से एक है। मोदाओ बिल्कुल भी डरने वाला नहीं था। वो अपनी 3 फ्लावर क्यू को एक्टिवेट कर लेता है और हमला करने वाला था, पर तभी शियाओ की आवाज आई कि यह तियांशिन एकेडमी है, जिसे एवरली गॉड एकेडमी भी कहा जाता है। वांग फैमिली इस तरह से यहाँ अत्याचार नहीं कर सकती। शियाओ के बाहर आने से मोदाओ ने अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर लिया था। एल्डर सोचते हैं कि क्या ये वही लड़का होगा जिसे हमने एशियन माइन में भेजने से पहले डायमंड ब्रेसलेट पहनाया था, और वो कहते हैं कि लड़के, जब तक तुम्हारे माथे पर ये डायमंड ब्रेसलेट मौजूद है, तुम्हारी आत्मा हमारे वांग फैमिली के द्वारा कंट्रोल की जाएगी। तुम वांगशी के बेटर सर्वेंट हो ना कि इस तियांशिन एकेडमी के कोर डिसेबल। अच्छा होगा कि तुम हमें इस एकेडमी के कानून ना समझाओ। शियाओ कहता है कि मैं वांगशी को एक दोस्त की तरह मानता हूँ, इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तभी अचानक वहाँ
वहाँ आसमान में तेज गोल्डन रोशनी होने लगी जिससे वो पूरी जगह कांपने लगी थी। वहाँ ग्रेट एल्डर तियानजिन का प्रोजेक्शन प्रकट हो गया था जो अपनी पावर से उस ड्रैगन स्वॉर्ड क्यू को खत्म कर देते हैं। वो बताते हैं कि जहाँ ताओ मौजूद है वहाँ हेवनली रूल्स होते हैं और तुम लोग मेरे तियानशेन के रूल को नहीं तोड़ सकते। जहाँ तक बात इस लड़के की है, नेदरवर्ल्ड के लोगों के साथ फाइट में इसने साबित किया कि यह तियानशेन एकेडमी का डिसेबल बनने के योग्य है और वो खुद शियाओ को तियानशेन एकेडमी का जेट टोकन देते हुए कहते हैं कि अब तुम मेरे तियानशेन एकेडमी के ऑफिशियली डिसेबल बनोगे और अब तियानशेन के प्योर लैंड को तुम्हें सौंपा जाता है जहां तुम रह सकते हो। सभी ये देख हैरान रह गए, पर शियाओ बोलता है कि मैं अभी भी विचार कर रहा हूं कि मुझे तियानशेन एकेडमी में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं। तियानशेन एकेडमी के डिसेबल चौंक गए कि यह लड़का वाकई काफी पावरफुल है जो खुद ग्रेट एल्डर तियानजिन ने इसे जेट टोकन सौंपकर एक छात्र का दर्जा दिया। हो सकता है कि ये इसे अपना पर्सनल डिसेबल बनाना चाहते हो। वांग शी भी अपनी कल्टिवेशन से वापस लौट आई थी। वो इतने बड़े हंगामे को देख हैरान थी। एल्डर उसकी सर्वेंट पूछती है कि यंग मिस क्या आप ठीक हो? क्या इस पागल आदमी ने किसी तरह आपको अपमानित किया? वांग शी ना में जवाब देता है और कहती है कि मुझे बैटलफील्ड में कुछ खास एशियन स्क्रिप्चर मिले थे, उन्हें समझने के लिए मुझे गहरी नींद में प्रवेश करना था, इसीलिए शियाओ ने तो बस मेरी सपनों में जाने में मदद की और इस तरह मैं गहन सिद्धांतों का अध्ययन कर पाई। इसका कोई अपराध नहीं है। पर सभी लोग सोचने लगे कि क्या यंग मिस सच कह रही है। यह देखकर वांग शी भी समझ आती है कि जरूर इस शियाओ ने कुछ गेम खेला होगा। एल्डर वांग शी से कहता है कि आपका ये बैटल सर्वेंट अपनी हद पार कर चुका है, इसीलिए आपको इस डायमंड ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके इसे सबक सिखाना चाहिए। दरअसल ये सब शियाओ की चाल थी क्योंकि वो इस वांग फैमिली से छुटकारा पाना चाहता है और अब वो गुस्से में अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस बेकार डायमंड ब्रेसलेट से मुझे कंट्रोल कर सकते हो? मेरे लिए ये एक कचरे के टुकड़े के सिवा और कुछ नहीं है। और वो अपनी एनर्जी से उस डायमंड ब्रेसलेट को तोड़ने लग जाता है, पर वो उसकी सोल के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए शियाओ ने अपनी प्रीमोडियल सोल को बाहर निकाल लिया ताकि वो ब्रेसलेट उसे नुकसान न पहुंचा पाए। और अब हमें पास का सीन दिखाया जाता है। शियाओ ने जब ग्रेट एल्डर तियानजिन से अकेले में बात की थी तो ग्रेट एल्डर तियानजिन को पता चल गया था कि वही हुआंग है और वो उसे अपना डिसेबल बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसे एक सोल प्रोटेक्शन रूल सौंपा था जिससे वो वांग फैमिली के उस डायमंड ब्रेसलेट से छुटकारा पा सकता था। और उन्होंने कहा था कि आज जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे भाग्य पर डिपेंड करेगा। शियाओ ने उन्हें थैंक्स भी कहा क्योंकि वो शियाओ की असली पहचान छिपाने के लिए मान गए थे। और अब शियाओ ने उसी रूल की मदद से उस डायमंड नेकलेस में तेज एनर्जी प्रवाहित करके उस जेट ब्रेसलेट के 2 टुकड़े कर देता है। इससे काफी फियर्स एनर्जी रिलीज हुई जिससे वांग शी भी हैरान रह गई। शियाओ उन दोनों टुकड़ों को लेकर डस्ट में बदल देता है। एल्डर को काफी गुस्सा आता है पर वो शियाओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। शियाओ उन ब्रेसलेट के टुकड़ों को वांग शी के पास भेज देता है और कहता है कि इतने वक्त तक हम साथ रहे, काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी, पर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। वांग शी अब तुम्हें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा। ये कहकर वो मोदाओ के साथ वहाँ से निकल जाता है। वांग शी भी थोड़ी दुखी होती है पर वो शियाओ को रोक नहीं सकती थी। बियान यू वांग फैमिली को चिढ़ाते हुए कहती है कि तुम्हारे तरीके काफी इंप्रेसिव है जो तुमने बलपूर्वक एक टैलेंटेड लड़के को अपनी फैमिली का दोस्त से दुश्मन बना लिया। अगर तुम्हारी जगह में होता तो मुझे 3 जन्मों तक इसका पछतावा रहता। बियान यू जानती थी कि शियाओ की असली पावर कितनी ज्यादा है और अब वो भी वहाँ से चली जाती है। अब हमें हाओटियन प्योर लैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ अब शियाओ मोदाओ के साथ आ गया था। ये वही जगह थी जो ग्रेट एल्डर तियानजिन ने उसे सौंपी थी और अब वो यहीं रहने वाला था। मोदाओ कहता है कि मैंने सुना कि वांग शी का जो मंगेतर है वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है और वो अपने एरिया में अजय माना जाता है। अगर उसे आज की घटनाओं के बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वो तुम्हारे लिए परेशानियां पैदा करेगा। शियाओ धीरे से मुस्कुराया और कहता है कि मोदाओ मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम इस तरह की बातों पर ध्यान दोगे। मोदाओ कहता है कि बस मैंने रास्ते में कुछ बेकार बातें सुनी इसीलिए मैं कह रहा हूँ। शियाओ बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई इसीलिए तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मुझे अपने नेदरवर्ल्ड की खुफिया जानकारियों के बारे में बताओ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे एरिया में मौजूद उस इमोर्टल माउंटेन के पीछे की दुनिया आखिर कैसी है। पर मोदाओ को काफी गुस्सा आता है, वो उससे कुछ नहीं बताना चाहता था। तभी वहाँ एक फिनिक्स बर्ड आती है जो थर्ड एल्डर का एक संदेशा लेकर आई थी। वो कहते हैं कि जल्द ही एकेडमी के टीचिंग हॉल का रास्ता खुलने वाला है, इसीलिए सभी डिसेबल जल्दी से मार्शल आर्ट ग्राउंड में इकट्ठा हो जाना। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता
जाता है। सभी डिसेबल मार्शल आर्ट ग्राउंड में आ गए थे। थर्ड एल्डर भी वहाँ मौजूद थे। साथ ही वहाँ पर तियांशिन एकेडमी के फोर्थ एल्डर भी आए हुए होते हैं। उन दोनों के हाथ में एशियन बुक भी मौजूद होती है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि सभी डिसेबल मेरी बात ध्यान से सुनना, वो वक्त दूर नहीं है जब पृथ्वी खून से रंगी हुई होगी। नेदरवर्ल्ड के लोग कभी भी हम पर दावा बोल सकते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसीलिए आज मैं तुम्हें स्किल्स सिखाऊंगा। सभी डिसेबल इससे बहुत खुश होते हैं। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के ताओ मेथड हैं जिनकी प्रैक्टिस की जा सकती है। एक एशियन मेथड है और दूसरा मॉडर्न मेथड। तुमने जो इमोर्टल एनर्जी कंडेंस की है वो सब प्रीवियस एरा की विरासत है और मेरे पास एशियन इमोर्टल मेथड है। जो इन एशियन इमोर्टल मेथड की कल्टिवेशन करने के लिए तुम्हें इमोर्टल एनर्जी की जरूरत होगी और फिर तुम इन लिखे हुए मंत्रों के साथ इन्हें जोड़ पाओगे। हालांकि अब दुनिया काफी बदल गई है जिससे आज के समय इन एशियन इमोर्टल मेथड को सीखना काफी ज्यादा कठिन है। थर्ड एल्डर कहते हैं कि मेरे पास मॉडर्न मेथड्स की बुक है। इन्हें एक जीनियस के द्वारा बनाया गया था। इन मेथड के साथ तुम खुद को किसी भी सिचुएशन के अनुरूप डाल सकते हो और अगर कोई इन मेथड में पीक तक पहुंच गया तो इमोर्टल एनर्जी के बिना भी एशियन मेथड वाले प्रैक्टिशनर के साथ कॉम्पीट कर सकता है। जुआन कुन बोलता है कि थर्ड एल्डर आप ये कहना चाहते हो कि जो लोग मॉडर्न मेथड को सीखने में सफल होते हैं वो बिना इमोर्टल एनर्जी को कल्टिवेट किए बिना क्या वो हमसे मुकाबला कर सकते हैं? एल्डर कहते हैं कि ऐसा होना पॉसिबल है क्योंकि मॉडर्न मेथड अभी भी दुनिया के हिसाब से अनुकूल है और उनकी मोटे काओ युशेंग पर नजर पड़ती है जिसने मॉडर्न मेथड्स को सीखा होता है। इसीलिए उसे कहते हैं कि वक्त आ गया है कि तुम लोगों को मॉडर्न मेथड की पावर दिखाओ। काओ युशेंग कहता है कि एल्डर शायद आप गलतफहमी में हैं। मैंने पहले से ही इमोर्टल एनर्जी को डेवलप कर लिया है और मैं कोई मॉडर्न मेथड नहीं जानता। पर थर्ड एल्डर उसकी सच्चाई जानते थे, इसीलिए उसे पकड़कर ग्राउंड में ले आते हैं और अपनी एनर्जी से उस पर हमला करते हैं। पर काओ युशेंग अपने स्वॉर्ड मेथड से उनके हमले को रोकने लगता है। मोटे ने काफी गहराई से अपनी स्किल को छिपाया हुआ था क्योंकि उसने अपने मांस और खून में सुप्रीम किलिंग फॉर्मेशन का उकेरा था जिसे थर्ड किलिंग एरे के नाम से जाना जाता था, जो पीक लेवल पर पहुंच गया था। जिससे थर्ड एल्डर उससे इम्प्रेस हुए बताते हैं कि हर फील्ड में अवसर मौजूद होते हैं, बस हमें सीमाएं तोड़कर उन्हें प्राप्त करना पड़ता है। जैसे उस 3000 स्टेट के वांग ने हेवन रियल में होने के बावजूद अपने 10 कल्टिवेशन पाथ को एक साथ मिला दिया था और एक नया रास्ता बनाया। अगर वो आगे बढ़ पाया तो वो इस कल्टिवेशन पाथ के साथ दुनिया में अजय हो सकता है और वो अपनी पावर को काओ युशेंग पर से हटा लेता है और कहते हैं कि अगर अमरता को पाना है तो इन एशियन मेथड को जारी रखना होगा या फिर तुम मॉडर्न मेथड से अपने खुद के रास्ते बना सकते हो। इसीलिए तुम सभी के पास चॉइस है, तुम इन मॉडर्न और एशियन मेथड्स में से किसी को भी चुन सकते हो। फोर्थ एल्डर भी कहते हैं कि चाहे तुम कोई सा भी रास्ता चुनो पर हमारी एकेडमी के सीक्रेट रियल में तुम्हें प्रैक्टिस करने में पूरी मदद करेंगे, पर तुम्हें अपने दिल के अनुसार ही फैसला लेना होगा। एक बार चुनने के बाद तुम अपने फैसले को बदल नहीं सकते। सभी काफी परेशान थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन से मेथड चुने। काओ युशेंग वहाँ से निकलने लगा पर थर्ड एल्डर की नजर उस पर पड़ गई और वो उसे उठाकर लाइन के आखिर में पटक देते हैं। शियाओ सबसे पहले आगे आता है। फोर्थ एल्डर कहते हैं कि जो सबसे पहले गेम की शुरुआत करता है ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं। शियाओ भी उनमें से एक था और सभी हैरान थे कि आखिर वो कौन से मेथड का चुनाव करेगा। शियाओ दोनों मेथड को देखने लगा पर उसकी रुचि एशियन मेथड्स में कहीं ज्यादा थी, इसीलिए वो एशियन मेथड को ही चुन लेता है क्योंकि उसे कठिन चीजें ज्यादा पसंद है। थर्ड एल्डर भी इससे हैरान रह गए। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।